जाति को बनाकर आधार, साध्वी के बचाव में उतरी सरकार। क्या जाति से मिलेगा बदजुबानी का लाइसेंस? फिर मोदी सरकार क्यों रो रही ऐसा रोना? बचाव के ये कैसे बेतुके तर्क? जी हां, बचाव के ये कैसे बेतुके तर्क। राजनीति के नफे नुकसान में जाति देखते हैं, वोट बैंक में जाति देखी जा रही है। जाति का फॉर्मूला अब इतना विकसित हो गया है कि बयानों में भी जाति देखी जाने लगी है। पहले बयान देकर बवाल मचा दीजिए, फिर जाति का जुमला उछाल दीजिए। साध्वी निरंजन ज्योति के बचाव में ही देख लीजिए, किसी ने कहा गांव से है, किसी ने कहा दलित हैं। आखिर बचाव के ये कैसे बेतुके तर्क हैं? जाति को बनाकर आधार, साध्वी के बचाव में उतरी सरकार। क्या जाति से मिलेगा बदजुबानी का लाइसेंस? फिर मोदी सरकार क्यों रो रही ऐसा रोना? बचाव के ये कैसे बेतुके तर्क? इस पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हैं और साथ ही हमारे साथ दलित चिंतक प्रोफेसर राम नरेश चौधरी भी जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें, दरअसल साध्वी निरंजन ज्योति के बचाव के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने उनकी पृष्ठभूमि और जाति का कार्ड खेल दिया, जिस पर और भी बवाल मचने लगा है। लेकिन इस बवाल के बीच सवाल यह है कि क्या जाति के जरिए मिलेगा बदजुबानी का लाइसेंस? क्या अब जाति बनेगी बदजुबानी की ढाल? सदन चल नहीं पा रहा है। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी। आपको स्वयं फैसला करना। तो क्या यूं ही चलता रहेगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बदजुबानी का तमाशा? कोई दलित के नाम पर नैतिकता का तमाशा बनाएगा तो कोई जाति को ढाल बना मन का जुगनू जगमगा देगा। पिछड़ेपन के परिदृश्य में भाषा का भद्दा प्रदर्शन तो चलता ही रहेगा। फिर संसद में बैठकर गांव की संस्कृति पर भी शोक मत मनाइए, क्योंकि भारत तो गांव में ही बसता है। साध्वी के बचाव में ये तर्क बेतुके ही लगते हैं कि वो गांव से है। उदारता दिखा दीजिए। मंत्री श्री नए भी है, उनके सामाजिक बैकग्राउंड को भी हम जानते हैं, गांव से हैं और उन्होंने क्षमा मांगी है। तो क्या गांव वाले असभ्य होते हैं? आखिर कितनी डाल और कितने पत्ते? साध्वी निरंजन ज्योति ने भाषा के साथ अभिनव प्रयोग किया था, एक खटिया तुकबंदी का सहारा लेकर। अब सरकार के सिपाही सहारा ले रहे हैं जाति की ढाल का। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक नियम है कि एक महिला है, पिछड़ी जाति की है और उन्होंने यदि कहा और उसको किसी ने अप्रूव नहीं किया, प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और जब उन्होंने माफी मांग लिया तो फिर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन कर रहा है राजनीति और क्यों हो रही है राजनीति? सियासत के समंदर का ये भी गजब सियापा है। पहले भावनाओं का भंवर बनाइए और डूबने लगे तो जाति का चप्पू चलाने लगो। किनारा मिल ही जाएगा, इसलिए पैराशूट पहनकर ये भी आ गए बचाव में। विरोधियों के गले में अराजकता और अहंकार की माला पहना दी। गीत सद्बुद्धि के भी गा रहे हैं विरोधियों के लिए। केवल ये हार की हताशा है। कांग्रेस पार्टी को लोगों ने ठुकराया है कि डिप्रेशन में वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। एक दलित महिला, उसने आकर के खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगी। बहरहाल लोकतंत्र के जिस पवित्र मंदिर में संविधान और संस्कारों के पन्ने पलटे जाते हैं, नैतिकता की दहलीज लांघने वालों के लिए उसी के आंगन में गांव, दलित और जाति की पृष्ठभूमि के जुमले पड़े जा रहे हैं। चंद रोज पहले लालू यादव ने भी मांझी के बयानों पर उनकी जाति का पर्दा डाला था। ये तस्वीरें दर्द देती है, इसलिए सवाल यही है कि क्या बदजुबानी की ढाल बनेगी जाति, और क्या जाति से मिलेगा बदजुबानी का लाइसेंस? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। और आइए इस पर विरोधी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बीजेपी वाले इस मुद्दे को लेकर तो ये दलित कार्ड जो खेलना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। वो जो लेडी है, जो मंत्री है, वो दलित वर्ग से ताल्लुक नहीं रखती है, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की नहीं है। वो बैकवर्ड क्लास से है और बैकवर्ड क्लास में वो निषाद समाज से है।
जो भी व्यक्ति हो या आदमी हो या कोई महिला हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, यदि वो संविधान के खिलाफ जाती है तो मैं समझती हूँ कि कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि महिला अगर कोई आग लगा दे कहीं तो उसको माफ कर दो, महिला हत्या कर दे तो मुकदमा नहीं चलेगा। ये सवाल पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति का नहीं है, ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। ये बात कहना कि वो दलित है या पिछड़े वर्ग से संबंधित है, ये बिल्कुल इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, वैसे और कुछ नहीं। तो साध्वी निरंजन ज्योति के विवादित बोल पर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी सरकार इसके बचाव में उतर आई है। पीएम मोदी जहां कह रहे हैं कि वो नई है, गांव से हैं, तो वहीं मोदी के मंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि साध्वी निरंजन दलित हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन है, समाजवादी पार्टी की तरफ से केसी जैन साहब, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत और साथ ही दलित चिंतक प्रोफेसर राम नरेश चौधरी और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या कोई जाति बदजुबानी का लाइसेंस देती है? गायत्री, बड़ा अजीब सा प्रश्न है। दो तीन बातें इन लोगों ने बड़ी स्पष्ट रूप से आज, एक तो संसद में भी झूठ बोला, संसद के बाहर भी झूठ बोला, और जो सबसे बड़ी चीज है कि कुठाराघात किया हमारी गांव की संस्कृति पर। मुझे यहां पर बैठे हुए चाहे प्रोफेसर चौधरी हो, डॉक्टर चंद्रमोहन हो जी, हमारे मतभिन्नता हो सकती है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन चंद्रमोहन जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। दोनों लोग, हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से हैं। क्या गांव के लोग असभ्य होते हैं, गैर संस्कारी होते हैं? और दूसरी बात, रामविलास पासवान जी, वो रामविलास पासवान जी जिनको देख करके गिरगिट भी शर्मा जाता है, उनसे इतना बड़ा झूठ। 2002 में जिस नेता के मुखालिफ उन्होंने सत्ता छोड़ी, उसी नेता के अंडर में रह करके वो मंत्री पद बन करके काम कर रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि वो दलित वर्ग से। मायावती जी ने ठीक कहा, वो पिछड़े वर्ग से। खैर, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग का मसला नहीं है। क्या डॉक्टर चौधरी बदजुबानी करते हैं? जो सबसे बड़ा मसला है यहां पर, और मैं बधाई देता हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी को कि बड़ी ही सामयिक और बड़ी सारगर्भित चर्चा लेकर के आए कि जाति को आधार बनाकर जो ये बेतुके तर्क दे रहे हैं जी, इसकी घनघोर रूप से निंदा होनी चाहिए। तो यह था कि प्रधानमंत्री मन बड़ा बनावे, संसद में बात करें, साध्वी जी को स्नब करें जी, और स्नब करने के बाद मामला खत्म हो। लेकिन स्नब करने की जगह सत्यनारायण भगवान की कथा बांची जा रही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि साहब वो नहीं है, गांव से है, गांव के लोग असभ्य होते हैं, दलित वर्ग से हैं। अजीब अजीब किस्म के तर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। केसी जैन साहब, क्या आप जाति बदजुबानी की ढाल बनेगी? नहीं गायत्री जी, देखिए, एक तो पूरी देश की जनता को दो भागों में बांटने का काम करने वाला बयान दिया गया जी, और उसके बाद में जनता को उस बयान के द्वारा गाली दी गई। दो वर्गों में बांट करके उसमें सांप्रदायिकता पैदा करने का प्रयास किया गया, और उसके बाद में अब जब कोई चारा नहीं है तो उसमें उनको दलित है या महिला है या गांव से है, इस तरीके की ढाल बनाई जा रही है। ये तो और भी ज्यादा निंदनीय है। इसका मतलब उनको अपने आप में ना अफसोस है, ना पार्टी को अफसोस है, और न तो पार्टी से जुड़े हुए वो लोग जो इस तरीके की ढाल तैयार करके सामने ला रहे हैं, ना तो उनको अफसोस है कि उन्होंने कुछ गलत बयानी की है, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। राम नरेश चौधरी जी, आप तो दलित चिंतक भी हैं, आपसे ये सवाल, अब क्या कोई भी जाति बदजुबानी का लाइसेंस दे देती है जिस तरीके के तर्क अब सरकार और सरकार के मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे हैं? ये देखिए गायत्री जी, ये लोकतंत्र है जी, और इस लोकतंत्र में विधि का शासन है। लोकतंत्र में सभी लोग समान हैं जी, और इसमें किसी भी वर्ग को असंसदीय भाषा, गाली गलौज और अशिष्टता, ये जो है संज्ञेय नहीं, ये जो है वो नहीं किया जा सकता जी। और मोर ओवर ये जो साध्वी जी हैं
अभी तो ये सम्मानित माननीय एमपी बनी है, साध्वी के रूप में इनका एक पहचान रहा है और साध्वी के रूप में ये ज्यादा अपने शिष्यों के बीच में ये पूज्य भी होती हैं। जी जी। तो इनको कम से कम संसद की मर्यादा को रखना चाहिए था। ठीक है। ये यहाँ पर दलित और पिछड़े होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। और न तो कोई ऐसी कोई लाइसेंस दी जा रही है जी कि कोई पिछड़ा और दलित होने से आपके पास फिर लौटेंगे राम नरेश जी, आपके पास फिर लौटेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या कोई जाति बदजुबानी का लाइसेंस दे देती है या कोई जाति विशेष का शख्स कुछ भी बोलेगा, जो अधिकार है गाली गलौज देगा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा? नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। जाति के आधार पर किसी को भी भारत में यह अधिकार प्राप्त नहीं है जी, न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस के साथियों ने भी कहा, सपा के प्रतिनिधि ने भी कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बयान सदन में आने के बाद में उन्होंने पूरी स्पष्टता से बयान दिया और जिस तरह की सदन को बाधित करने का काम किया जा रहा है वो उचित है क्या? उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? कितना बड़ा अपराध है भाई? उन्होंने कोई हठधर्मिता साध्वी निरंजन ज्योति जी ने की क्या? भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने वक्तव्य दिया, कहीं तो वो बात नहीं है। और बाकी बयानों की जो बात है, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी अमिताभ जी के जहन में गूंज रहे होंगे, मेरे भी जहन में गूंज रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के बयान भी जहन में गूंज रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि साध्वी जी को उनके बयान से वो मुक्त किया जाए। साध्वी जी भी बयान माफी मांगी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी खुद आए हैं और पूर्व में अमिताभ जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको जरूर कुछ संस्मरण याद होंगे कि जब सदन में ऐसे गतिरोध हुए हैं तो गतिरोध के समय पर सदन ने उस बात को, जैसे मैं कहीं देख रहा था कि विलियर्स के टाइम पर नेहरू जी वो जब सदन में आए गलती पर, तो सदन ने नेहरू जी ने कहा कि भाई ये माफी मांग रहे हैं, तो सदन में हुआ है ऐसा। ठीक है, यानी अभी तक जो बाकी दल करते रहे संसदीय भाषा को लेकर बचाव, वही बीजेपी भी करे। ठीक है, अमिताभ जी अधिकार देती है बदजुबानी करने का। डॉक्टर चंद्रमोहन आपके पास फिर लौटेंगे, एक बार भी आपके पास फिर लौटेंगे डॉक्टर चंद्रमोहन, तब आप अपनी बात लौटेंगे, लेकिन आप मेरी बात को, मेरे शब्दों को आप अपने नहीं, अभी आपने खुद ही कहा कि बाकी दल भी ऐसा करते रहे, उनके मंत्री बोलते रहे हैं, क्षमा मांग ली है, तो फिर क्या जरूरत है? पूरी विनम्रता पूर्वक साध्वी जी ने माफी नहीं मांगी होती, ये बात ठीक थी, ये व्यवहार ठीक था। प्रधानमंत्री जी का बयान सदन में नहीं आया होता, ये व्यवहार ठीक था। प्रधानमंत्री जी आप कार्रवाई नहीं करेंगे, कुल मिलाकर ये। अमिताभ जी, क्या कोई जाति अधिकार देती है बदजुबानी का? देखिए, मुद्दे को थोड़ा सा डिरेल कर दिया चंद्रमोहन भाई ने। क्या साध्वी ने कहा, उस पर क्या पुलिस करेगी, मुकदमा भी हो गया है, क्या मजिस्ट्रेट करेंगे, वो अलग विषय है, वो विषय अलग है। आज बहस साध्वी पर मैं बहस कर चुका, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख चुका उस विषय पर। फिर आज मैं क्यों ये बहस लेके आया? कुछ नया हुआ होगा, कुछ अटपटा हुआ होगा, इसलिए विषय लेकर आया। अन्यथा रामजादा हरामजादा पर तो 1 घंटा चर्चा कर चुका था, जो कहना था कह चुका था, उस पर नहीं लाया। क्या मनमोहन सिंह ने, क्या मोदी ने कहा, क्या साध्वी ने कहा, क्या खड़गे ने, क्या आनंद शर्मा ने क्या कहा, उस पर नहीं लाया हमने बहस। मैं बहस सिर्फ इस बात पर लाया, भाजपा और सरकार की ओर से, और भाजपा बोले तब भी सरकार बोलती है तो ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है, पार्टियां बोलती है उतनी महत्वपूर्ण नहीं भी होती। अगर यह तर्क दिया जाए कि इसलिए इनकी मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट कर लो कि ये दलित हैं, आपके संसदीय कार्य मंत्री जो सरकार का चेहरा होते हैं दोनों सदनों में, उन्होंने कहा कि दलित हैं। बाद में लोगों ने कान बताया कि गलत है, ये तो निषाद है, केवट है, भाई है, गांव पता बता दिया लोगों ने सब बांदा के पास का, तो उन्होंने कहा, तो फिर रामविलास ने कहा कि वे पिछड़ी हैं। और एक तो इन 2 बातों पर आपत्ति मेरी घोर, और दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही जिसको मैंने अपने स्टोरी में रखवाया।
आपने सुना होगा हमारा जो वॉइस ओवर है उसमें ये बात हमने सवाल उठाया कि क्या गांव के लोग असभ्य होते हैं? आप इस आधार पर माफी मांग रहे हैं कि ये गांव की है, छोड़ो जाने दो। तो इसमें ये बात अपने आप निहित हो जाती है कि भाई गांव के लोग हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। बिटवीन द लाइंस तो यही कहना चाह रहे हैं ना आप, ये भी ठीक अस्वीकार्य है। इसलिए ये बहस लेके आया। अब शायद मेरे दोस्त लोग समझ में पाएंगे कि हम बहस को किस ओर ले जाएं। आज जब गायत्री पूछ रही है कि क्या जाति के आधार पर लाइसेंस मिलना चाहिए, तो सबने कहा नहीं मिलना चाहिए। अरे नहीं मिलना चाहिए तो फिर जात का उल्लेख ही नहीं होना चाहिए था। फिर जात का, त्रिपाठी जी, चौधरी जी अभी ने ये जात का उल्लेख क्यों किया? कार्यकर्ता करे समझ आता है, सोशल मीडिया करे समझ आता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर करे, वो भी पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर, तो अच्छा नहीं, ये स्वीकार्य नहीं। मैं उन चीजों के भी खिलाफ रहा। अभी कुछ लोगों ने भारत में जेल में बंद कैदियों की जात और मजहब के आंकड़े लेके क्रांति छेड़ दी, मैं उसके भी खिलाफ था। चोर चोर है, वो किसी जात का हो, आंकड़ा बता के आप क्या बताना चाहते हैं? गिरहकट है, दुष्कर्मी दुष्कर्मी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लोगों ने समाज को बांटने के लिए एक और रास्ता खोज लिया। मैं इस बात के भी खिलाफ था जब इस देश के एक बड़े नेता ने मुंबई में हुए एक दुष्कर्म के मामले में जो 3 आरोपियों को सजा हुई, उनके मजहब का उल्लेख कर दिया। मैंने उसकी भी निंदा की थी। दुष्कर्मी का मजहब आप क्यों बता रहे हैं? आपके मन में क्या है ये पता लगता है जैसे ही आप चोर का मजहब बताते हो, जात बताते हो। नहीं तो चोर की बल्दियत बताई जाती है, जात का क्या लेना देना और मजहब का क्या लेना देना भाई? गुड्डू पुत्र अच्छे लाल इतने पर्याप्त है। अच्छे लाल धीमर अगर आप लगाते हो, इसका मतलब आप उससे कुछ लाभ लेना चाहते हैं, कोई लाइसेंस देना चाहते हैं। सारी पार्टियां, फिर एक देश के बहुत बड़े टेक्नोक्रेट जिनका विश्व भर में सम्मान, उनकी जात हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता थी। देश के एक बहुत बड़े पार्टी के बहुत बड़े चेहरे ने हाथ उठवा दिया उत्तर प्रदेश की एक सभा में, कहा यह बढ़ई है, पहली बार देश जाना के बढ़ई है। क्या बढ़ई बताना जरूरी था? लेकिन ये तब भी मैंने इन पर आपत्तियां की, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई सरकार इस आधार पर माफी मांगने जाए कि ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, सभाओं में नेता ऐसा भोला प्रयोग करते रहे हैं, हर पार्टी के नेताओं ने किया है। लेकिन आज मुझे अटपटा इसलिए लगा कि सदन के पटल पर अगर ये परिपाटी पड़ जाएगी तो एक सवाल उठेगा, फिर तो लालू जी की जितनी आलोचना इस संसद में हुई है उसको भी स्पंज करो, वो भी पिछड़े हैं। मायावती जी की जितनी आलोचना हुई उसको भी स्पंज करो, वो दलित समाज से हैं। मांझी जी के बयान पर जितनी बातें हो रही हैं उसको भी स्पंज करो, वो तो बहुत ही विकट पिछड़े समाज से है। क्या इस आधार पर हम समाज चलाएंगे, शासन चलाएंगे? साध्वी निरंजन ने गलती की, हम क्षमा मांगते हैं। बात इतने से आगे क्यों बढ़ाई आपने? उनके कुल गोत्र तक आप क्यों गए? वो शहर में रहती है या गांव में रहती है या अर्ध विकसित इलाके में रहती है या विकसित इलाके में रहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आलमबाग में रहे तो चोर और हजरतगंज में रहे तो साहूकार, क्या मतलब इस बात का? कोई मतलब है क्या इन बातों का? आप लोग जानबूझकर बहस को राजनेता दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं ताकि एक सेफ पैसेज मिल जाए और लड़ाई जातियों के सम्मान की हो जाए। और जब लड़ाई जात के सम्मान की बना दो तो राजनीति में ऐसे फलती फूलती है वो लड़ाई कि आह झोली भर जाती है, कई बार तो झोली छोटी पड़ जाती है। मजहब के सम्मान की बना दो, जात की लड़ाई बना दो, आनंद आ जाता है। बैठे ठाले बाबा, 1 रुपए के 100 रुपए रिजल्ट बोनस मिलता है। ये बनाना चाहते हैं क्या? इसकी आलोचना होनी चाहिए। साध्वी ने जो कहा, प्रधानमंत्री ने उस पर खेद जताया, साध्वी ने माफी मांगी, अच्छी बात है, मैं उससे सहमत हूं।
लेकिन फिर ये नई पंचायत क्यों? और संसद इंस्टॉल होना कोई पहली बार नहीं हुई। सुखराम के प्रसंग पर भारतीय जनता पार्टी ने 16 दिन संसद नहीं चलने दी थी। 16 दिन कोई पहली बार संसद इंस्टॉल हो गई क्या? हो सकता है सोमवार तक गतिरोध टूट जाता, लेकिन आप ये तर्क कौन सा लेके आए, ये तलवार कौन सी लेके आए और किसकी गर्दन पर आप चलाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद उदित राज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उदित राज जी, साध्वी के बचाव के लिए आखिर आपकी पार्टी को, सरकार को जाति का जिक्र क्यों करना पड़ा? क्या कोई जाति बदजुबानी का लाइसेंस दे देती है? देखिए, ऐसा है जी कि जो शहरों में लोग रहते हैं जी और उनको ये नहीं समझ में आता, ज्यादा समझ में नहीं आता, जो गांव देहात में रहते हैं वहां पर ये सच्चाई है कि गांव में कई टोले हैं तो जातियों के नाम से जाने जाते हैं। और यह भी बात है कि शिक्षा का बड़ा फर्क पड़ता है, माहौल का, जाति का भी बड़ा फर्क पड़ता है। इरादा भले खराब ना हो, कभी कभी शब्दों का ठीक चयन नहीं हो पाता। जैसे कहा जाता है कि अगर दो ब्रिटिशर्स आपस में लड़ रहे हो तो आगे या दूसरे को पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि हायर एजुकेशन, सोफिस्टिकेशन सब ये मैटर करता है। तो जो पार्टी ने कहा वो गलत नहीं कहा, और उनका शिक्षा दीक्षा और जो है बैकग्राउंड मैटर तो करता है। अगर वही हार्वर्ड से पढ़े होते और वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े होते तो ये बात कह भी देते और पता भी नहीं लगता। उदित जी तो हाँ, नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। मैं सुन रहा था जी। उदित जी, मेरी समझ में बात है, जिस व्यक्ति को शब्दों के चयन की मर्यादा ही नहीं समझ में आई, इसलिए क्योंकि उसकी शिक्षा दीक्षा रहन सहन टोला नहीं हुआ, तो वो भारत गणराज्य, भारतीय गणराज्य का मंत्री कैसे काम कर पाएगा? दुनिया में परफेक्ट कौन है? चांद में भी दाग है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हमें तो उदित भाई मांगने के बाद में आज पहले बार ऐसा हुआ कि गतिरोध बना हुआ। उसका वजह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उदित जी, वो कांग्रेस का मसला है। उदित जी, हमारी सरकार ने कोई मौका ही नहीं दिया। एक सेकंड सुरेंद्र भाई, एक मिनट। इनसे मुझे क्वेश्चन पूछना होगा। हाँ सुरेंद्र, तू एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया। जिसके लिए आप ये कह रहे हो कि उनकी शिक्षा दीक्षा देखो, उनकी जात देखो, उनका टोला देखो, उनका परिवेश देखो, तो जो आदमी शब्द का चयन करने के लिए छूट मांग रहे हैं आप कि उनके लिए शब्दों के वो बाध्यता मत लगाइए, गलत शब्द भी चयन हो जाता है, उनका परिवेश ऐसा, वो भारतीय गणराज्य का मंत्री कैसे रह सकता है? फिर कैसे काम कर पाएगा? ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, सारी अंगुली बराबर नहीं है। एक बात नहीं है, रिजर्व के जो कैटेगरी के लोग होते हैं, नहीं, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ। साध्वी नहीं, उदित भाई बराबर नहीं है सारा। नहीं, मैं साध्वी निरंजना की बात कर रहा हूँ। पार्टी का स्टैंड है, बिल्कुल करेक्ट स्टैंड है। आपकी पार्टी को कोई आदिवासी आ जाए, दलित आ जाए, बहुत पिछड़े इलाके से पहली जनरेशन है, तो क्या वो अंग्रेजी बोल पाएगा? लेकिन गाली गलौज की अनुमति नहीं होगी। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, गाली गलौज की अनुमति नहीं। अब डेमोक्रेसी में सबका रिप्रेजेंटेशन होता है, सबका रिप्रेजेंटेशन का स्वागत है, सबका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। उदित राज जी, सबकी क्वालिटी बराबर आप खोज नहीं, सबके रिप्रेजेंटेशन का स्वागत है, लेकिन गाली गलौज सर्वथा निषिद्ध है। वो पिछड़ा हो, दलित हो, महापिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कोई फर्क नहीं कर रहा। तो क्या किया जाए? गाली डेमोक्रेसी जो जनतंत्र है, उसका जो क्रक्स है, उसकी जो आत्मा है, आत्मा यह है वो रिप्रेजेंटेशन विभिन्न वर्गों का, सभी समुदाय का। लेकिन ऐसे वर्ग नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि गाली देने वालों के हाथ में सत्ता दे दे। कहा तो गलत क्या कहा जाए? जी सुरेंद्र जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं उदित राज जी से पूछना चाहता हूं, एक तो नए नए भाजपाई हुए हैं, आज तक तो पूरी जिंदगी इन्होंने भाजपा को गाली देने में बिताई, चाहे जिस दल में रहे हो, चाहे जिस दलदल में रहे हो। उदित राज जी, आप तो अपनी पार्टी रही है, आपकी अपना मूवमेंट रहा, अपनी पार्टी रही है। जरा मुझे ये बता दीजिए कि जब आप अपनी पार्टी चलाते थे विधानसभा की बगल से, या वो विकास भवन की बगल से, कितने लोगों को गाली दी? आप तो बड़े अधिकारी रहे हैं, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, और कितनी गालियां आपने लोगों को दी भाई? पृष्ठभूमि से आए तो मुझे आपको कहां पे क्लीमेंसी मिल गई?
अरे चुनाव से पहले जुम्मा 8 दिन पहले आप भाजपा में आए और आकर के टिकट मिला, किसी परिस्थिति बस आप चुनाव जीत गए, कम से कम। अरे नहीं परिस्थिति, क्या कह रहे हैं आप सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी क्या कह रहे हैं आप? कम से कम क्या सवाल, क्या चर्चा कर रहे हैं सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी ये कोई चर्चा का आधार नहीं है, और सुरेंद्र जी ये चर्चा का आधार नहीं है। नहीं, आप जो है चर्चा का आधार नहीं है। आपसे आप दिग्विजय सिंह के बयानों को भूल गए क्या? आप दिग्विजय सिंह के बयानों को भूल गए क्या? प्रधानमंत्री जी के बारे में कांग्रेस डिरेल करना, नहीं डिरेल नहीं करना चाह रहे हैं। आप गलत चर्चा कर रहे हैं, आप गलत चर्चा कर रहे हैं, चाहते हैं आप पूरी तरीके से गलत चर्चा कर रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, आप डॉक्टर चंद्रमोहन, सुरेंद्र जी उदित जी की बात तो सुन लीजिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, गायत्री जी, सुरेंद्र जी, मैं तो लगातार उदित राज जी की बात तो सुन लीजिए। और इतनी देर से सुन रहा हूँ। एक बात और अमिताभ जी, ये तर्कहीन बात कह रहे हैं। ये जो साध्वी जी हैं, ये समाज के अगुवा है। आपके युवराज ने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा किया, प्रधानमंत्री पद को अपमानित किया, आप हमको सुनाए क्या? डॉक्टर चंद्रमोहन एक मिनट, सुरेंद्र जी आपके सवाल का जवाब दे लेते हैं। सुरेंद्र जी आपके सवाल का जवाब दे लेते हैं। सुरेंद्र जी आप गलत ढंग से कर रहे हैं, हो गया, आप गलत ढंग से बात कर रहे हैं, भाषा का पूरी कांग्रेस गलत कह रही है, के खिलाफ गलत व्यवहार कर रही है कांग्रेस में चलेगा, कांग्रेस गलत व्यवहार कर रही है। आप ऐसा अरे करें, प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद में, अरे भाई जो लोकसभा चलाइए भाई, माननीय मना कर रहा है, माननीय मंत्री महोदय ने माफी मांगी। इस बहस में यहाँ नहीं आप माफी मांगने को भी डॉक्टर चंद्रमोहन, बहस कैसे आगे बढ़ेगी? चंद्रमोहन जी, सुरेंद्र जी बात आ गई। अब चंद्रमोहन जी थोड़ा रुकिए। अमिताभ जी नहीं आगे, अभी नहीं कोई डिटेल नहीं किया। चंद्रमोहन जी अभी नहीं, चुप करके सिर्फ 30 सेकंड। नहीं, अभी बहस डिटेल हो रही है। नो, अभी बहस डिटेल हो रही है कि मेरे विषय पर ही बहस रखी जाए तो मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा आप सब मेहमानों का। इसको अपने अभयारण्य में मत लेके घुसिए। और एक बात मैं चंद्रमोहन जी से कह दूं, चंद्रमोहन जी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार संसद में नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री होता है वो कोई रहा हो। सुखराम के मुद्दे पर 16 दिन जब हाउस नहीं चला था, तब कम से कम 16 दिन में 12 बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बाबा सदन चलने दो। भाजपा कहती थी सदन नहीं चलेगा। कोई पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया आप सब लोग चुप हो जाओ? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा ना क्या देश में? मैं 10 उदाहरण दे दूं। ये कौन सी बात है? नहीं, समाधान क्या है? ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? माफी मांगी है नहीं मांगी है? सुरेंद्र राजपूत माफी नहीं मांगी है क्या? सुरेंद्र राजपूत साध्वी जी ने माफी मांगी है नहीं मांगी? चंद्रमोहन जी आप माफ नहीं करेंगे? चंद्रमोहन जी एक मिनट, कैसी जन अभी नहीं, एक मिनट मुझे माफ नहीं करेंगे। माफी का आधार आप क्या बना रहे हैं? ये मत कहिए। सिंह जी ने माफी भी नहीं मांगी। चंद्रमोहन जी आप माफी का आधार क्या बना रहे हैं? कभी माफी नहीं मांगी महिलाओं के बारे में खराब करने इसलिए उनको माफ कर दिया गया। बिल्कुल, अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी ने माफी नहीं मांगी। डॉक्टर चंद्रमोहन अपनी बारी पर बोलेंगे आप, ठीक है? इस बहस में अपनी बारी पर सुरेंद्र राजपूत भी बोलेंगे, उसी पर केसी जैन साहब, उसी पर चंद्रमोहन जी। बिना बारी के आवाज म्यूट कर दूंगा। माफ करिए, ऐसे बहस नहीं चलेगी ना। भारत का प्रधानमंत्री पहली बार सदन में नहीं बोला। 10वीं अवसर आए जब प्रधानमंत्री की बात सदन ने नहीं मानी। बोफोर्स मामला आया था, सदन ने नहीं माना, प्रधानमंत्री सफाई देते रहे, कसम खाई प्रधानमंत्री ने, नहीं मानी सदन ने। क्या हो गया था? सब तो शामिल थे, वाजपेयी से लेकर शरद यादव तक उसमें। जॉर्ज, कोई पहली बार हो गया कि प्रधानमंत्री ने कह दिया आप सब लोग चुप हो जाओ। मुख्यमंत्री बोल दिए, लखनऊ में कोई नहीं बोलेगा, मजाल किसी की बोल जाए, माननीय मुख्यमंत्री की बोल चुके। को क्या राजतंत्र है क्या? प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, सदन ने सुन ली, फिर भी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। मॉनिटर वाला सिस्टम नहीं ना क्लास है लोकसभा। ये चीज हमेशा भाई ध्यान रखनी पड़ेगी। सुरेंद्र जी। अरे अमिताभ जी, आप तो मतलब है कि इसमें बहस में भाग ले रहे हैं, आप एंकरिंग नहीं नहीं, मैं एंकर नहीं हूं, एंकर दूसरे हैं। मैं एंकर नहीं हूं, तो एंकर दूसरे हैं, उदित राज जी, है ना? आप तो इस
इस टेलीविजन को तो आप सीनियर और जर्नलिस्ट। हाँ, तो जब मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है ना। जब साध्वी निरंजना को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो भी भरी जनसभा में, तो अमिताभ अग्निहोत्री को बात कहने का हमको तो शऊर भी है बात कहने का थोड़ा बहुत। देखिए ऐसा नहीं पूरा शऊर है आपको, लेकिन जनतंत्र देखिए पूरे दुनिया में या किसी देश के जनतंत्र में जनतांत्रिक प्रणाली इसलिए ले आई गई है कि जो सबको मौका मिले। तो चाहे कई देशों में एबोरिजिन्स है, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन क्यों देने की बात की जा रही है? इसलिए रिप्रेजेंटेशन का स्वागत है, लेकिन अभद्रता मंजूर नहीं। रिप्रेजेंटेशन के नाम पर नहीं, देखिए ऐसा अभद्रता के ऐसी कोई बड़ी अभद्रता है नहीं। तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। अगर आपको अभद्रता ही नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है, इतना बड़ा नहीं, उसका एक अच्छा नहीं। अगर रामजादे और हरामजादे आपको अभद्रता ही नहीं लग रही है उदित जी, तब कैसे चलेगी? आपने बात को पकड़ करके बैठ जाओ। हम ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी तो माफी मांग लिया। आपने अभी कहा कि इतनी बड़ी अभद्रता भी नहीं है। अगर अभद्रता ही नहीं लग रही है बड़ी, तब तो फिर बहस ही बेकार हो गई आपके। देखिए स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो जाता, जुबान कभी किसी से फिसल जाती है, और मतलब चांद में भी दाग होता। परफेक्ट आपसे भी हुआ, मुझसे लेकिन उस पर भी तो आप जाति याद दिला रहे हैं उदित जी। नहीं, उस पर भी आप जाति याद दिला रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये क्यों कह रहे कि ये दलित है? ये ब्राह्मण होती तो क्या परमिशन थी गाली देने की? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण होती परमिशन नहीं, इन्हें भी परमिशन नहीं है, फिर भी बैकग्राउंड का एक असर पड़ता है, एजुकेशन नहीं, लेकिन इससे आपका ना अपराध कम होता है, ना माफी का ग्राउंड बनता है। एजुकेशन हुआ, बैकग्राउंड हुआ उदित जी, लेकिन जब शपथ लेते हैं सांसद तो असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करने की शपथ लेते हैं, लेकिन ये तो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ना। जो कहते हैं हाईली क्वालिफाइड। नहीं उदित जी, बाहर से आया हुआ, ठीक है, आपकी बात हमने का बैकग्राउंड का फर्क। ठीक है उदित जी, आज की बात आ गई। आपका मूल स्वर है बैकग्राउंड का असर पड़ता है। मैं इस बात की बात नोट हुई, जनता ने सुनी, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि परिवेश कोई रहा हो, वेश कोई धारण करे, आप जाति कोई हो, किसी टोले के रहवासी हो, फिर भी असंसदीय भाषा और अभद्रता मंजूर नहीं हो सकती किसी सूरत में, चाहे वो कोई बोले। हम लोगों ने माफी मांगा है, कोई बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दलित है, पिछड़ा है, सवर्ण है, हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्रुखाबाद रहे चाहे जौनपुर रहे, बहराइच रहे चाहे गाजियाबाद रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्यादा का पालन तो संघ के गणराज्य के मंत्री को करना ही चाहिए। दिल्ली में पढ़ा हुआ, गांव में पढ़ा हुआ, तो दिल्ली में तो आप याद दिलाएं। नहीं पढ़े, हम कह रहे वो पढ़े या ना पढ़े इससे मतलब नहीं, फिर भी गाली नहीं देगा। वो अपने घर बैठा हो, कहीं ना पढ़ा हो। गाली पर जस्टिफिकेशन हमारी पार्टी कहाँ कर रही है? तब भी गाली नहीं दे सकता ना। पढ़ने नहीं पढ़े इसका क्या देश कामयाबी भुगतेगा? गाली को कहाँ हम जस्टिफाई कर रहे हैं भाई? ये तर्क नहीं ना कि पढ़े नहीं पढ़े तो भी गाली संभव नहीं। जनतंत्र में बहुत गलत परंपरा पड़ रही है। जब स्लिप टंग हो जाता, जुबान फिसल जाती है, उसके बाद मगर माफी मांगने के बाद में अगर इस तरह से होगा तो संसद को चलना, डेमोक्रेसी को चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है उदित जी, नहीं ये गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों को भी डिस्करेज करना चाहिए इस तरह के बहन से। ये प्रोडक्टिव बहन नहीं, उदित जी नहीं, आपको भी करना चाहिए। उदित जी, गलत परंपरा पड़ रही है, बहुत गलत। ये आपका विचार हो सकता है उदित जी, आपके विचार का स्वागत है, लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं। कोई गाली दे जी, मैं इस विचार से सहमत मांग ले कोई सांसद, तो आप क्या कहेंगे उसको? नहीं, ये गलत बात है। आपके गाली देने की बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग आपसे भी हो सकता, मुझसे भी हो सकता, किसी से इंसान जो होता है। ठीक है उदित जी, आपकी बात आ गई। आपकी बात आ गई। ये बताइए, उसके बाद अगर उदित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्टी का तो आप उस पर क्या कहेंगे? जैन साहब, उदित जी नहीं है हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। अभी उदित जी भी यही बात कह रहे थे, क्योंकि माहौल का फर्क पड़ता है, और वो तो यहां तक कह रहे थे कि गांव में जाति का भी बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। लेकिन ये स्टेटमेंट तो आप दिल्ली में ही दे रहे थे, और सवाल उठाने वाले भी दिल्ली में ही थे। फिर किसको समझाने की जरूरत पड़ रही थी? नहीं, समझाने की नहीं। देखिए गायत्री जी, ये पूरा जो प्रकरण जिस तरीके से रेज हुआ और जिस तरीके से, देखिए हठधर्मिता अगर की गई होती है, मिनिस्टर के द्वारा माफी नहीं मांगी गई होती, मैं पूछना चाहता हूं अमिताभ जी कि कितने लोगों ने
लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणियां की, उनमें से कितने लोगों ने क्षमा मांगी? सबकी आलोचना हुई, लेकिन सबकी आलोचना आज नहीं करूंगा इकट्ठी। क्षमा मांगी या नहीं मांगी? आज नहीं क्षमा मांगी या नहीं? आज सबकी आलोचना नहीं करूंगा। अरे भाई आप विषय नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो फिर आप बताओ क्या चर्चा करना? सबकी आलोचना की नहीं, आप अपना निर्णय सुना दीजिए। चंद्रमोहन जी आप मेरे साथ नहीं, अमिताभ बता रहे, सुनो जी, मैं पूछना चाहता हूँ, सुनो ना, कि दिग्विजय सिंह जी ने माफी मांगी क्या? अरे भाई मेरी बात सुनेंगे? नहीं, आप बता दीजिए। मेरी मुलायम सिंह जी ने माफी मांगी क्या? अरे सुनेंगे तब ना बताऊंगा। मौत का सौदागर कहा तो माफी मांगी क्या किसी ने? आप पहले आप अपनी बात रख लो। बात आ गई, सबकी आलोचना की, लेकिन आज दिग्विजय, मुलायम सिंह, मायावती का प्रसंग और लालू का प्रसंग उठा के इस बहस को डिरेल नहीं होने दूंगा। आज बहस केवल साध्वी निरंजना की जात बताने पर होगी। ठीक, सबकी आलोचना कर चुका, जब जिसने बोला आलोचना की। आप भी बहसों में शामिल रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए मुझे ये याद कोई मत दिलाओ। जब राहुल गांधी ने बोला था बढ़ई, तब भी मैंने आलोचना की थी। मुलायम सिंह जी ने बोला तब भी की थी। लालू ने बोला तब भी की थी। इसलिए मैं समय पर सब, लेकिन आज आपको पूरा इतिहास दोहराऊंगा, मेरा समय नहीं है। आज सिर्फ निरंजना की बात। मैंने तो आपसे सीधा कहा कि इनमें से किसी ने माफी मांगी या नहीं मांगी? क्षमा पे बहस ही नहीं है चंद्रमोहन जी। ना, क्षमा पर बहस ही नहीं है। क्षमा पर किसको ऐतराज है? क्षमा मांगी है। क्षमा पर किसको ऐतराज है? अपराध के नहीं, अपराध की या तो सजा होती है, क्षमा होती है, दो के अलावा तीसरा तो कुछ विकल्प नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं समझ नहीं, या तो सजा दे दीजिए या क्षमा कर दीजिए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये बहस। इस बात तो मैंने, मेरे एंकर ने, मैंने कही नहीं कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये बोला क्या मैंने? नहीं बोला ना, एक बार भी नहीं बोला। तो ये बात क्यों याद दिलाई जा रही, बार बार माफी मांग ली? अरे देश ने सुन लिया बाबा। मेरी आपत्ति इस बात को लेके है, वो दलित हैं, वो गांव की हैं, वो पिछड़ी हैं, इस पर आपत्ति है। बिल्कुल, मंत्री की जात नहीं होती, सांसद की जात क्या मतलब है? नहीं है, सही बात। सुरेंद्र जी, दो तीन बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये सरकार इतनी अल्प ज्ञान में है कि इनके संसदीय कार्य मंत्री को ये नहीं पता वो किस समाज से, किस जाति से हैं, और उसके बाद उनकी जाति को ढाल बनाने के लिए कम से कम तर्क करिए, वितर्क करिए, कुतर्क तो मत करिए। और एक जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे बताऊं अमिताभ जी और गायत्री, आप सुने इस चीज को ध्यान से। जब भी कोई किसी भी समाज के महिला हो या पुरुष हो, जैसे ही वो साध्वी या साधु बनता है, और जैसे ही वो अपने अखाड़े या अपने आश्रम चलाता है, और जैसे ही वो लोगों को प्रवचन देता है, वो समाज का आगू होता है, समाज को आगे बढ़ाना वाला होता है, और समाज को सभ्यता सिखाने के लिए आश्रम खोले जाते हैं। समाज को असभ्यता सिखाने के लिए आश्रम नहीं खोले जाते। और दूसरी बात, जो गांव की बातें आप कर रहे हैं, तमाम चीजों पे मेरे मतभेद हो सकते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन से, लेकिन चंद्रमोहन जी खुलेआम पूछना चाहता हूं, क्या समाज के लोग, गांव समाज के लोग, हम लोग और आप लोग क्या असभ्य हैं? क्या असभ्यता हमारे आचरण से दिखती है? ठीक है, ठीक है। केसी जैन साहब, एक सवाल मेरी समझ में आया जी। एक हिंदुस्तान में कहा, आज नहीं सैकड़ों वर्ष पहले कहा, चंद्रमोहन जी भी ध्यान से सुन ले, काम आएगा, ये बहस लंबी चलेगी कई दिनों तक, कि जात न पूछो साधु की। निश्चित। और यहां साधु की जात बता रहे हो, साधु की जात बताई जा रही है। केसी जैन साहब, हमने तो ये सुना है बचपन से कि जात न पूछो साधु की। देखिए अमिताभ जी, जब संन्यास आप लेते हो तो जात से, बल्दियत से सबसे मुक्त हो जाते हो। वही कहने वाला था। अपना पिंड दान करके संन्यास होता है, ये तो पता है ना, हिंदू धर्म में पिंड दान करना होता है। अपना मृत्यु के बाद का संस्कार अपने हाथ से करना होता है। मतलब मेरा पुनर्जन्म, ना कोई बाप, ना कोई मां, ना कोई गांव, ना कोई टोला, ना कोई जात, ना कोई मजहब, तब संन्यास होता है। इसीलिए कहा गया जात ना पूछो साधु की। जैन साहब, लेकिन यहां तो जात, साधु को जात का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है लोकसभा में। जैन साहब को नहीं, मुख्तार अब्बास जी को, उदित राज को, और जो है रामविलास पासवान को बताने की जरूरत है अमिताभ जी। जी जी जी, ठीक है जी। जैन साहब, अमिताभ जी देखिए, जो जाति का उल्लेख करके ये ढाल बनाई जा रही है और बचने का प्रयास किया जा रहा है कि जात के आधार पे वो चूंकि एक दलित महिला है इसलिए उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये महिला है या दलित है या इनकी जाति है, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति एक गलत काम करने के बाद कोई बच नहीं सकता है।
और चाहे अच्छा काम हो चाहे गलत काम हो। अगर किसान है तो किसान की कोई जाति नहीं है, वो किसानी हर कोई कर सकता है, हर जात का व्यक्ति कर सकता है। साधु हो जाने के बाद में उसकी कोई जाति नहीं रह गई कि वो किस जाति का है। और उसी तरीके से सांसद जो अगर संसद में है तो उसको संसद जो है कह के संबोधित होता है, उसमें जाति कह के संबोधित नहीं होता है। माननीय स्पीकर महोदय कह के संबोधित होता है। स्पीकर की जाति से संबोधित नहीं होता है कि स्पीकर किस जाति का बैठा है। अगर दलित स्पीकर बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके सामने ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठाकुर है, जैन है, तो उसके सामने वो जो है सम्मानपूर्वक उसका बात नहीं करेगा जी। तो ये सांसद है। सांसद हो जाने के बाद पहली बात तो ये साध्वी, उसके बाद में ये सांसद, और उसके बाद में फिर बात आ रही है कि ये जाति है, ये दलित महिला है। और जो उदित राज जी ने जो तर्क दिया, जो बयान दिया, वो तो एकदम बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाला और भी ज्यादा निंदनीय और भी ज्यादा शर्मसार करने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और हर वर्ग को जो है मिलना चाहिए, लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए, हर वर्ग को नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए। तो अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस वाला है, तो अगर वो दलित है तो या वो ऐसे वर्ग से आया है, एक पुलिस वाला या आप सिपाही देख लीजिए जो तो सेना में जाता है, उसको हाई स्कूल पास होता है, सेना में भर्ती हो जाता है। ठीक है चंद्रमोहन जी, सेना भर्ती हो जाता है। ठीक है जैन साहब, चंद्रमोहन जी किसी को भी गोली मार देगा, ठीक है, अपने लोगों को पलट के गोली मार देगा। जैन साहब ठीक है चंद्रमोहन जी एक मिनट सवाल सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी कह दीजिए चंद्रमोहन जैन साहब आ गया जवान ने आगे आपकी बात। चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के की सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उसके अभी नए नवेले चेहरे बने। उदित राज भाई ने अभी कहा कि वो दलित हैं, टोला देखो, अमिताभ जी उनका गांव देखो, परिवेश देखो, भेष देखो, देश देखो, पढ़ाई लिखाई देखो, तमाम बातें उन्होंने कही कि उनको इस बात में होना चाहिए, छूट होनी चाहिए कि भाई वो कुछ भी बोल सकती है। उनका मूल स्वर ये था। मैं उनकी बात अगर मान लूं उदित राज की एक पल के लिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा, आराम से समझ दूंगा, लेकिन सवाल पूरा सुन लीजिएगा। मैं मान भी लूं एक पल को, तो चलो भैया घर बैठो, आपको समझ नहीं ना समझ हो, कुछ भी बोल सकती है तो घर तो रहो। फिर भारतीय गणराज्य की मंत्री तो मत बनो, फिर भारतीय गणराज्य की मंत्री तो मत बनो। वहां क्या करोगी? वहां भी ऐसे लिपापोती करोगी, फाइल पर लिख दोगी मेरा टोला देखो, मेरा देश देखो, प्रदेश देखो, परिवेश देखो, जात देखो, मुझे छूट दी जाए अगर मैं गलत साइन कर दूं तो। कल यही तर्क लेके फिर उदित भाई आ जाएंगे मेरे सामने, क्या रहे वो अमिताभ जी उनको आप छूट दो दस्तखत की, वो कहां पढ़ी लिखी है, तो इनको मंत्री बनाना जरूरी था क्या फिर? चंद्रमोहन जी जी, अमिताभ जी जो आपने बात कही उस बात की और जो ये प्रसंग चल रहा है, दोनों में बड़ा विभेद है। देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में बोलते, प्रधानमंत्री को सदन में बोलना ही होता है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी विषय का अगर हम समाधान करना चाहते हैं, समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना होता है। या तो हम क्षमा करते हैं या सजा देते हैं। हमारे ऊपर हमला हुआ, 307 का मुकदमा था, उसने कहा माफी मांगते हैं, बात खत्म हो गई। और जाने 302, 307 जैसे अपराधों में भी इसी आधार पर होती है। क्षमा अगर करना चाहते हैं तो क्षमा हो जाता है, क्षमा नहीं करना चाहते हैं नहीं होती है। तो उन्होंने क्षमा मांगी है, आपने कहा भी, मेरा इस पर कोई वो नहीं है, मैं चैनल के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने क्षमा पर कोई सवाल उठाया है। लेकिन देखिए, जो पृष्ठभूमि है, जो सारी चीजें हैं, वो रहती हैं। तो मंत्री कैसे नहीं रहे? ना समझ मंत्री क्यों बने? अमिताभ जी देखिए, आप बागपत गए हैं। नहीं, बागपत मैं गया हूं, लेकिन ना समझ मंत्री नहीं बनना चाहिए। ना समझ को घर पे रख के समझदार बनाइए। ना समझ नहीं है, सहारनपुर तक की भाषा मीठी है, कोई शब्द चुनने की नहीं। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, कोई भी नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, जबान तो शीरनी है। आप बहुत ज्ञानवान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बिल्कुल ज्ञानवान प्रवक्ता हैं। आपने निषाद पर भी कह दिया कि निषाद पिछड़ी में होता है। निषाद दिल्ली में दलित होते हैं। आप सवाल उठाने के लिए सवाल मत उठाइएगा, आप जानकारी बढ़ा लीजिए। का मतलब ये है कि फतेहपुर की सीट रिजर्व है? नहीं, हमने तो नहीं कहा। आपने संसदीय कार्य मंत्री को सवाल उठाया, निश्चित। अरे नहीं भाई, अगर उस तक अरे नहीं पता है तो आप ज्योति, लेकिन मुख्तार अब्बास, अरे आप अबोमा जी
रहने वाले लोग हैं। अल्प ज्ञान में सरकार, अल्प ज्ञान में नहीं है सरकार, निश्चित तौर पर कुंठित हो गए, कांग्रेस के लोग कुंठित हो गए। अब तो आप कुछ भी कहते रहिए, कुंठा कहिए, कुछ कहिए, लेकिन सरकार अल्प ज्ञान में है। नहीं, उसकी जात, व्यक्ति की जात उसके होम टाउन से ही डिफाइन होगी, दिल्ली मुंबई से नहीं होगी, है ना? कहा जाए वो बादाम में पैदा हुई तो बांदा से डिफाइन होगी। गायत्री ब्रेक लेना चाह रही है, एक ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, जब एक मंत्री इतनी नासमझ है कि कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए उसे पता ही नहीं है, तो क्या सरकार को ऐसे मंत्री को बनाना चाहिए? और वो स्टेटमेंट जो मायावती ने दिया, अगर आपको किसी वर्ग को ही प्रतिनिधित्व देना है तो आप किसी और को क्यों नहीं दे देते, साध्वी को ही क्यों? निश्चित तौर पर यह बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है। संविधान के तहत साध्वी जो सबसे बड़ी चीज है कि साध्वी साधु बन करके लोगों को बना करके बता करके आई है यहां पर, वो पिछड़े समाज से। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज, साध्वी की तो बात पीछे छूट गई, निरंजना ज्योति की बात पीछे छूट गई। अमिताभ जी, महत्वपूर्ण यह है कि मुख्तार अब्बास जैसा शख्स जिसको संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, सरकार का एक मंत्री है और संसदीय कार्य मंत्री है, और संसदीय कार्य मंत्री के पास सारे एमपीज की, सारे मंत्रियों की पूरी लिस्ट होती है, सारी जाति नहीं, पिछले 7 पुश्तों की लिस्ट होती है। वो आदमी अगर संसद में गलत बयानी करे तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? आज की डेट में मेरे ख्याल से मेरा बड़ी स्पष्ट मांग है कि मुख्तार अब्बास को तो तुरंत के तुरंत या तो उनका विभाग बदले और या उन्हें सेक करे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को वो शर्मसार कर रहे हैं। जी, राम नरेश जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्या बीजेपी इसके जरिए ये जो दलित जाति का जो जिक्र किया गया है बीजेपी के मंत्रियों की तरफ से, क्या बीजेपी एक तरह से 2 निशाने साध रही है? एक तो ये कि साध्वी पर कार्रवाई ना करनी पड़े और दूसरा दलित भी सज जाए। ऐसा देखिए कि 64 वर्ष हो गए जनतंत्र को लागू हुए, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अभी जाति के आधार पर लोगों की पहचान की जाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ठीक है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी। और हम शहर के हैं चाहे ग्रामीण के हैं, चाहे हम सवर्ण हैं चाहे हम अवर्ण हैं, असंसदीय भाषा बोलने का किसी को अधिकार नहीं होता है। गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता है जी। ये शिष्टता की बात है जी, ठीक है। और जो कोई भी ऐसा बात करता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो दलित होने की वजह से जो है असभ्य है और गाली देगा जी। आज दलित के लोग देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी स्थान और अपनी अस्मिता की पहचान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर सहमत हूं डॉक्टर साहब की बात से। ठीक है राम जी, आज हम जी आपकी बात आई। हम उदित राज जी के इस बात से हम सहमत नहीं है। बिल्कुल आपकी बात आ गई। जैन साहब, क्या बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है? साध्वी पर भी कार्रवाई ना करनी पड़े, वो भी मंत्रिमंडल में बनी रहे और उधर दलित कार्ड भी खेल लें? गायत्री जी, आप भी कह रही हैं दलित, वो दलित नहीं है, पिछड़ी है। पिछड़ी है, बिल्कुल। जाति कार्ड, जाति कार्ड। हाँ जैन साहब देखिए गायत्री जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दोनों तरीके का कार्ड खेल रही है और दोनों तरीके से लाभ प्राप्त करना चाहती है। और इस तरीके से साध्वी को दलित है इसलिए उनको तमीज नहीं है बोलने की, बात करने की, इसलिए वो गाली गलौज से बात करती हैं। ये कह करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दलित समाज को और ज्यादा अपमानित किया है कि दलित समाज को बोलने का, बात करने का लहजा सलीका नहीं आता है। और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथी से, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अगर कोई आपको वहां चपरासी है जो पानी पिलाता है और ये कहे कि क्यों हरामजादा, आपका जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष को ये कहे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहे कि हरामजादा आ गया, ले पानी पी, तो आप क्या करेंगे उसको कार्यालय में? डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या दोहरा फायदा ले रहे हैं आप? डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत संक्षेप में, क्या दोहरा फायदा लेना चाह रही है बीजेपी? नहीं, कोई फायदे की बात नहीं है जी। और गतिरोध समाप्त हो, सहानुभूति पूर्वक विचार हो, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पूरा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी सहित संसदीय कार्य मंत्री जी सभी लोग इसी प्रयास में हैं कि गतिरोध समाप्त हो और समस्या का समाधान का मार्ग निकले। ठीक है, कोई ये नहीं है। और वह ये केसी जैन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर लखनऊ का एसएसपी बदला है? बेफिजूल की बात है, आप पूछने का समय। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। बहस फिर वहीं आके खड़ी हो गई जहां से शुरू हुई थी। केसी जैन अब आ गई बात, भैया आ गई।
बहस फिर वहीं आके खड़ी होगी। बड़ा दुर्भाग्य है, हम 1 घंटे में 1 कदम भी समझदारी की ओर नहीं बढ़ पाए। उदित राज जी भी जाने किस झोंक में बोल रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया। वो तो पढ़े लिखे आदमी है, साध्वी निरंजन तो समझ में आती, वो तो पढ़े लिखे हैं, नौकर रहे सरकारी बड़े इनकम टैक्स में, IRS थे। क्या बोल रहे हैं? एक बात केसी जी ने ठीक कही, आप साध्वी निरंजन का के बचाव में अगर गांव और दलित या पिछड़ा कोई शब्द लिख रहे, रामविलास जी ने कहा पिछड़ा और मुख्तार नकवी ने कहा दलित, इसलिए मैं दोनों शब्द इस्तेमाल करूंगा सरकार के संदर्भ में। मुझे तो वो गांव भी पता है जहां से साध्वी आती हैं, इसलिए मुझे कोई भ्रम नहीं, सरकार को भ्रम है। उन्होंने ये भी संदेश देने बताने की कोशिश कर दी शायद प्रकारांतर से कि इस पृष्ठभूमि के लोगों को समझ नहीं होती। आप ये भी कहना चाह रहे हैं क्या? तो ये और अनुचित है। किस पृष्ठभूमि से अंबेडकर पैदा हो गए, KR नारायण पैदा हो गए, मैं 1000 नाम गिना दूंगा, 1000 नाम। अरे जिसकी सौगंध और शपथ लेकर चीफ जस्टिस बनता है, राष्ट्रपति बनता है, गवर्नर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, कलेक्टर कप्तान बनता है, वो संविधान तो बाबा साहब अंबेडकर लिख गए। उनकी भी पृष्ठभूमि को लंदन, उनके माता पिता लंदन में रहते थे क्या? ये वो आयरिश थे, ये कैनेडियन थे? उनकी जात बताने की जरूरत तो नहीं ना। मेरे ख्याल से देश में सबको पता है उनकी जात। क्या बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान हुआ? कैसे तर्क दिए जा रहे हैं? ये वैसा ही मामला है कि अदालत में हम मुलजिम के लिए जब जमानत मांगने जाएं चंद्रमोहन जी, तो ये कहे ये दलित है, ये अल्पसंख्यक है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये पासी है, ये कोरी है। साहब कोरी है, समझो बात को, समझो। आपको मेरी कसम कोरी है सर, छोड़ दो इसको। ये कोई तर्क है? संविधान की मर्यादा अगले पिछड़े सब पर लागू, ऊंचे नीचे सब पर लागू, शहरी गांव सब पर लागू। जहां तक भारत का समाज है और जहां तक भारत का भूगोल है, सब पर लागू है भारत का कानून। कैसे छूट दे दे? कैसे छूट दे दे? छूट मांगने वाले भी नादान तो नहीं है, वो जानते हैं कि इस छूट का मतलब नहीं, वो इस छूट के जरिए उसके समाज को संदेश देना चाहते हैं। मैंने बिहार के मुख्यमंत्री के लिए भी उनके आड़े तिरछे वक्तव्य आए, मैं शरद यादव की बात से सहमत हुआ। उसी की पार्टी के अध्यक्ष है मांझी की, उन्होंने कहा, मांझी ने कहा मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूं ठोकर खा खा के, तो शरद यादव ने कहा इनमें इतनी बुद्धि नहीं कि प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। ठीक बात है, वो मुसहर समाज से है इसलिए मौन हो जाए पूरा देश? नहीं ना। और अच्छी बात कही मायावती जी ने, उसी समाज से प्रतिनिधित्व देना है। अगर मैं उदित राज की बात कहूं, वो बार बार रिप्रेजेंटेशन समझा रहे थे। रिप्रेजेंटेशन में क्या केवट समाज से पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही चेहरा है? नहीं ना। तीसरी बात जो मैं कहता हूं, जिसके लिए मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा के ही लोगों ने कहा, खासतौर पर उदित जी बोल के गए कि अमिताभ जी उनके शब्दों के चयन पर मत जाइए, वो नादान है, नासमझ है। तो मैं पूछना चाहता हूं बहुत अदब से, नादान और नासमझ को घर में रखिए, वो भारतीय राष्ट्र राज्य का मंत्री कैसे हो जाए? नादान लोग मंत्री नहीं होने चाहिए। मंत्री वही होना चाहिए जो बिल्कुल मानसिक तौर पर सुदृढ़ हो, जिसका वाणी पर नियंत्रण हो, जिसका शब्दों पर नियंत्रण हो, जिसका लेखनी पर नियंत्रण हो। इनको प्रचारक रखिए, किसने रोका? प्रचारक रखिए, 365 दिन प्रचार कराइए, कोई आपत्ति नहीं, पार्टी में सब लोग रहते हैं, दीजिए प्रतिनिधित्व। लेकिन अगर आप भारत का मंत्री बनाएंगे तब तो चेहरा खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर कल को ये कुछ गड़बड़ करेंगे, फिर आप यही कहोगे कह रहे अमिताभ जी आप देखो ना इनकी पृष्ठभूमि देखो। तो ये पृष्ठभूमि कितनी बार जमानत के तौर पर दाखिल होगी अवाम के सामने? ये बड़ा सवाल है। इस आधार पर छूट मांगना ठीक नहीं। हां, मैं ये मानता हूं कि संसद चलनी चाहिए। मैं तब भी मानता था
6 दिसंबर 1992 के बाद, जब 22 दिन संसद नहीं चली, वाजपेयी ने, जो आज नरेंद्र मोदी कह रहे वो तब वाजपेयी ने कहा था, जो आज नरेंद्र मोदी कह रहे वही सुखराम के समय में उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन विपक्ष ने नहीं माना था। बोले ना जी नहीं मानते आपकी बात। और हाउस बैठता था, हम लोग जाते थे डायरी लेके चंद्रमोहन जी पत्रकार दीर्घा में, और बैठ नहीं पाते थे, हाउस एडजर्न हो जाता था 16 दिन। यही लोकतंत्र था ना। और उस कार्यक्रम को लीड किया बीजेपी ने, सुखराम के खिलाफ जो मोर्चा चला, बोफोर्स पर यही स्थिति बनी पार्लियामेंट की। ये कोई पहली बार घटना घट गई क्या? आप गतिरोध तोड़िए, सब दलों की बैठक बुलाइए, बीएसी की बैठक बुलाइए, मैं सहमत हूं, लेकिन ये मत कहिए खुदा के लिए कि ये दलित हैं, ये पिछड़ी हैं, ये गांव से आती हैं, इनका टोला देखो। मंत्री का कोई टोला नहीं होता, मंत्री भारत का मंत्री होता है। और सबसे ऊपर बात, हमारे जैसा धार्मिक व्यक्ति तो मंत्री से बड़ा संत को मानता है, साधु को। जब साधु हो गई ये, तो इनकी काहे की जात, काहे का टोला, इनका खटोला तो हम सबसे ऊपर। फिर ये जात के नाम पर छूट कैसे मांग सकते हैं? ये चंद्रमोहन होते, अमिताभ अग्निहोत्री होते तो जात के नाम पर छूट मांगते, चलो समझ आती, साधारण लोग हैं। ये तो दिव्य हो गई ना, ज्योति आ गई इनमें। जब ज्योतित हो गई ये अध्यात्म से, तब इनका इस बात से क्या मतलब भाई केवट निषाद से? नहीं, इसमें यह दिखता है कि कहीं आप एक तीर से दो निशाने साधना चाहते हैं। और आपने दोनों जातियां बोल दी। चंद्रमोहन जी, आपके यहां भी बड़े बड़े दिमागदार लोग हैं, सामान्य लोग थोड़ी ना है। बोले दिल्ली में कौन जाने दलित है कि केवट है, क्या है, दलित भी चला दो और पिछड़ा भी चला दो, दोनों तरफ से आने दो, दोनों दरवाजे खोल दो, दलित का भी पिछड़ा का भी। बोले भाई देखो, विपक्ष वाले दलित और पिछड़े को घेर रहे हैं। इतने नासमझ तो मुख्तार भाई नहीं है, वो उसी प्रदेश के हैं नेता जहां से ये आती हैं साध्वी जी, वो जानते हैं। लेकिन आपने भी जानबूझ के ऐसी गलती की, मीठी गलती। बोले चल जाए तो चली जाए सिक्का, बाजार में उछाल के देखो, ये ठीक नहीं। मैं तो सहमत हो गया था, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली थी, कहा था खेद है, बड़ा मैं सहमत था, ठीक है। लेकिन विपक्ष के अधिकार को भी आप चुनौती नहीं दे सकते। आपत्ति जताने का उसका अधिकार है। और आप लोग तो इतने साल विपक्ष में रहे हो चंद्रमोहन जी, जनसंघ से लेकर आज तक विपक्ष में ही रहे, 6 साल छोड़ दो वाजपेयी जी के, तो आप तो हर बात में बिफर जाते थे हाउस में, बिना करियार बेल में कूद जाते थे तुरंत। लोग कहते थे बजरंगी हैं ये, क्या वो आधे टाइम बेल में रहते थे, अपनी सीट पे तो बहुत कम ही रहते थे विनय भाई। तब लोकतंत्र की मर्यादा नहीं समझ आई। आज लोकतंत्र के लिए दुखी हो गए आप लोग 2 दिन में, आंसू आ गए, मन भारी हो गया, दिल टोटे टोटे होने लगा। क्यों? ऐसा कौन सा तूफान आ गया भाई? हाउस इंस्टॉल रहता है, 10-10 दिन चला है, 20-20, 22-22 दिन चला है। 22 दिन तो मैंने देखा अयोध्या पर। क्या दिक्कत है? विपक्ष बोले नहीं, ये भाव ठीक नहीं कि दिल्ली में ये भाव ठीक नहीं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने, माफ करिएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया, और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, कोई बोलेगा नहीं। ये मुझे मंजूर नहीं। आपने अपनी बात कह दी, फिर भी सदन को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका, रामनरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी, जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।